हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो हमेशा की तरह जो मैं बोलती हूँ, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड टॉपिक, और हमारा चैप्टर चल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड। बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास है 12th और एनसीईआरटी। लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, जो कि और किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। चलिए बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं इस टॉपिक को। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, मतलब जो भी पढ़ाई कर रहे हैं और जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार की दिशा। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले पार्ट 1 पढ़ लीजिए, पार्ट 1 देख लीजिए मेरा वीडियो। उससे आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी होगी। आधा पे से शुरू नहीं करना चाहिए, कोई भी काम शुरू से कीजिए, फिर इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और उम्मीद है आप लोग को समझ आएगा, अच्छा लगेगा। जल्दी ही मैं नोट्स भी डाल दूंगी, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अपने साथ बुक्स खोल के बैठिएगा, उससे भी आपको समझने में बहुत आसानी मिलेगी। और अपने साथ टॉपिक मिलाते हुए चलेगा कि यहाँ से यहाँ हम पढ़ रहे थे। चलिए बहुत हो गया, अब हम लोग शुरू करते हैं व्यापार की दिशा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। Historically, the developing countries of the present used to export valuable goods and artifacts, etc., which were exported to European countries. ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्यपरक वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात किया करते थे, जो यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती थी। ड्यूरिंग द 19th century, there was a reversal in the direction of trade. 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ। European countries started exporting manufactured goods for exchange of foodstuffs and raw materials from their colonies. यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। यूरोप एंड यूएसए emerged as major trade partners in the world and were leaders in the trade of manufactured goods. यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे और विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने। जापान एट दैट टाइम वाज आल्सो द थर्ड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री। उस समय जापान भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। द वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न अंडरवेंट अ ड्रास्टिक चेंज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century। उस समय जापान भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुए। यूरोप लॉस्ट इट्स कॉलोनीज वाइल इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड कम्पीटिंग विद डेवलप्ड कंट्रीज। यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए, जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। द नेचर ऑफ गुड्स ट्रेडेड हैज़ ऑल्सो चेंज्ड। व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई। अब है टॉपिक बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार संतुलन। बैलेंस मतलब आप लोग जानते होंगे, संतुलन। ट्रेड मतलब तो यार आप लोग को याद होगा ही, व्यापार। तो देखिए आप लोग की हिंदी कैसे मजबूत होती जाएगी अब इंग्लिश के साथ साथ। इसीलिए आप लोग आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्पोर्टेड एज वेल एज एक्सपोर्टेड बाय ए कंट्री टू अदर कंट्रीज। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन करता है। If the value of imports is more than the value of a country's exports, the country has negative or unfavorable balance of trade. यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है, तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। If the value of export is more than the value of imports, then the country has a positive or favorable balance of trade. यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है, तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल है। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैव सीरियस इम्प्लीकेशंस फॉर अ कंट्रीज इकोनॉमी। एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। A negative balance would mean that the country spends more on buying goods than it can earn by selling its goods. This would ultimately lead to exhaustion of its financial reserves. एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। यह अंतिम रूप में वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार।
इंटरनेशनल ट्रेड में बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है बाइलेटरल ट्रेड, यानी कि द्विपार्श्विक व्यापार। बाइलेटरल ट्रेड इज डन बाय टू कंट्रीज विथ ईच अदर। द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। दे इंटर इनटू एग्रीमेंट टू ट्रेड स्पेसिफाइड कमोडिटीज अमॉन्ग्स देम। आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, a country A may agree to trade some raw material with agreement to purchase some other specified item to country B और vice versa। उदाहरणार्थ या उदाहरण के रूप में देश A मान लेते हैं कुछ कच्चे पदार्थ के व्यापार के लिए इस समझौते के साथ सहमत हो सकता है कि देश B यानी कि कंट्री B कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा, अथवा स्थिति इसके विपरीत भी हो सकती है। सेकंड है मल्टीलैटरल ट्रेड, यानी कि बहुपार्श्विक व्यापार। एज द टर्म सजेस्ट, multilateral trade is conducted with many trading countries. The same country can trade with a number of other countries. जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है, वही देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। The country may also grant the status of the most favored nation MFN on some of the trading partners। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र MFN की स्थिति प्रदान कर सकता है। केस फॉर फ्री ट्रेड, यानी कि मुक्त व्यापार की स्थिति। द एक्ट ऑफ ओपनिंग अप इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज फ्री ट्रेड और ट्रेड लिबरलाइजेशन। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। दिस इज डन बाई ब्रिंगिंग डाउन ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। ट्रेड लिबरलाइजेशन अलाउज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम एवरीवेयर टू कम्पीट विथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। Globalization along with free trade can adversely affect the economies of developing countries by not giving equal playing field by imposing conditions which are unfavorable। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को उन पर प्रतिकूल थोपते हुए तथा उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। With the development of transport and communication systems, goods and services can travel faster and farther than ever before। परिवहन एवं संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुएं एवं सेवाएं पहले की अपेक्षा तीव्र गति से एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं, यानी दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंच सकती हैं। बट फ्री ट्रेड शुड नॉट ओनली लेट रिच कंट्रीज एंटर द मार्केट्स बट अलाउ द डेवलप्ड कंट्रीज टू कीप देयर ओन मार्केट प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन प्रोडक्ट्स। किंतु व्यापार मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों के द्वारा ही बाजार की ओर नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि विकसित देशों को चाहिए कि वे अपने स्वयं के बाजारों को विदेशी उत्पादों से संरक्षित रखें। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। Countries also need to be cautious about dumped goods, as along with free trade, dumped goods of cheaper prices can harm the domestic producers। देशों को भी डंप की गई वस्तुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ इस व्यापार की सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पादकों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। डंपिंग यानी कि डंप करना। The practice of selling a commodity in two countries at a price that differs for reasons not related to cost is called dumping। लागत की दृष्टि से नहीं वरन भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है, यानी कि डंपिंग कहलाती है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन WTO in 1948 to liberalize the world from high custom tariffs and various other types of restrictions, General Agreement for Tariffs and Trade GATT was formed by some countries। 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त कराने हेतु कुछ देशों के द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का गठन किया गया। In 1994 it was decided by the member countries to set up a
permanent institution for looking after the promotion of free and fair trade amongst nations, and the GATT was transformed into the World Trade Organization from 1 January 1995. 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को बढ़ा प्रोन्नत करने के लिए एक स्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया था तथा जनवरी 1995 से गैट को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में रूपांतरित कर दिया गया। WTO is the only international organization dealing with the global rules of trade between nations. विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों में के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। It sets the rules for the global trading system and resolve disputes between its member nations. WTO also covers trade in services such as telecommunication and banking and other issues such as intellectual rights. यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा भी करता है। विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्य में सम्मिलित करता है। The WTO has, however, been criticized and opposed by those who are worried about the effect of free trade and economic globalization. उन लोगों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना एवं विरोध किया गया है जो मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के प्रभावों से परेशान हैं। It is argued that free trade does not make ordinary people's life more prosperous. इस पर तर्क किया गया है कि मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक संपन्न नहीं बनाता। It is actually widening the gulf between rich and poor by making rich countries more rich. This is because the influential nations in the WTO focus on their own commercial interest. Moreover, many developed countries have not fully opened their markets to products from developing countries. धनी देशों को और अधिक धनी बनाकर यह वास्तव में गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली राष्ट्र केवल अपने वाणिज्यिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। It is also argued that issues of health, workers' rights, child labor and environment are ignored. इसके अतिरिक्त अनेक विकसित देशों ने अपने बाजारों को विकसित देशों के उत्पादों के लिए पूरी तरह से नहीं खोला है और यह भी तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य, श्रमिकों के अधिकार, बाल श्रम और पर्यावरण जैसे मुद्दों की उपेक्षा की गई है। डू यू नो यानी क्या आप जानते हैं? WTO हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। 164 countries were members of WTO as on December 2016. 2016 में 164 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। इंडिया हैज़ बिन वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ WTO. भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्य में से एक रहा है। रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स यानी कि प्रादेशिक व्यापार समूह। Regional trade blocks have come up in order to encourage trade between countries with geographical proximity, similarity and complementaries in trading items and to curb restrictions on trade of the developing world. प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता और पूरकता के साथ देश के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। Today, 120 regional trade blocks generate 52% of the world trade. आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व के 52% व्यापार का जनन करते हैं। These trading blocks developed as a response to the failure of global organizations to speed up intra-regional trade. इन व्यापार समूहों का विकास अंततः प्रादेशिक व्यापार को गति देने में वैश्विक संगठनों के असफल होने में प्रत्युत्तर में हुआ है। Though these regional blocks remove trade tariffs within the member nations and encourage free trade, in the future it could get increasingly difficult for free trade to take place between different trading blocks. Some major regional trade blocks have been listed in table 9.3. यद्यपि ये प्रादेशिक समूह सदस्य राष्ट्रों में व्यापार शुल्क को हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भविष्य में विभिन्न व्यापारिक समूहों के बीच मुक्त व्यापार का बने रहना कठिन होता जा रहा है। कुछ प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह तालिका 9.2 में सूचीबद्ध किए गए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा
मैंने 9.2 बोल दिया, 9.3 में आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है मेजर रीजनल ट्रेड, पूरा एक पेज में ये टेबल ही दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कंसर्न्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। Undertaking international trade is mutually beneficial to nations if it leads to regional specialization, higher level of production, better standard of living, worldwide availability of goods and services, equalization of prices and wages, and diffusion of knowledge and culture. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है यदि यह प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन के उच्च स्तर, उच्च रहन सहन के स्तर, वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों और वेतन का समानीकरण, ज्ञान एवं संस्कृति से प्रस्फुरन को प्रेरित करता है। इंटरनेशनल ट्रेड कैन प्रूव टू बी detrimental to nations or if it leads to dependence on other countries, uneven levels of development, exploitation and commercial rivalry leading to wars. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है यदि अन्य देशों पर निर्भरता, विकास के असमान स्तर, शोषण और युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिद्वंदिता की ओर उन्मुख है। Global trade affects many aspects of life. It can impact everything from the environment to health and well-being of the people around the world. विश्वव्यापी व्यापार जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित करते हैं। यह सारे विश्व में पर्यावरण से लेकर लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण इत्यादि सभी को प्रभावित कर सकता है। As countries compete to trade more production and the use of natural resources spiral up, resources get used up faster than they can be replenished. जैसे जैसे देश अधिक व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है और संसाधनों के नष्ट होने की दर उनके पुनर्भरण की दर से तीव्र होती है। As a result, marine life is also depleting fast. Forests are being cut down, river basins sold off to private drinking water companies. Multinational corporations trading in oil, gas mining, pharmaceuticals and agribusiness keep expanding their operations at all cost, creating more pollution. Their mode of work does not follow the norms of sustainable development. If organizations are geared only towards profit making and environmental and health concerns are not addressed, then it could lead to serious implications in the future. परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन भी तीव्रता से नष्ट हो रहा है, वन काटे जा रहे हैं और नदी बेसिन निजी पेयजल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। तेल, गैस खनन, औषधि विज्ञान और कृषि व्यवसाय में संलग्न बहुराष्ट्रीय निगम और अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हुए हर कीमत पर अपने कार्यों को बढ़ाए रखती है। उनके कार्य करने की पद्धति सतत पोषणीय विकास के मानकों का अनुसरण नहीं करती। यदि संगठन केवल लाभ बनाने की ओर और उन्मुख रहते हैं और पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान नहीं देते तो यह भविष्य के लिए इसके गहरे निहितार्थ हो सकते हैं। गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि पतन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। पोर्ट्स यानी कि पतन। द चीफ गेटवेज ऑफ द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर द हार्बर्स एंड पोर्ट्स। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रदेश द्वार, पोताश्रय तथा पतन होते हैं। कार्गोज एंड ट्रेवलर्स पास फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर थ्रू दीज पोर्ट्स। इन्हीं पतनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। द पोर्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ डॉकिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड द स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर कार्गो। पतन जहाज के लिए लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दीज फैसिलिटीज द पोर्ट अथॉरिटीज मेक अरेंजमेंट्स फॉर मेंटेनिंग नेविगेबल चैनल्स, अरेंजिंग टग्स एंड बार्जेस एंड प्रोवाइडिंग लेबर एंड मैनेजेरियल सर्विसेज। इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पतन के प्राधिकारी नौगम्य द्वारों का मतलब रख रखाव, रसों व बजरों, छोटी अतिरिक्त नौकाएं को बजरों यहाँ पे लिखा गया है, की व्यवस्था करने और श्रम एवं प्रबंधकीय सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। बार्जेस यहाँ पे इंग्लिश में, इसका हिंदी में दिया हुआ है बजरों, इसका मतलब मैंने देखा था तो छोटी अतिरिक्त नौकाएं होती हैं। ठीक है। द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पोर्ट इज जज्ड बाय द साइज ऑफ कार्गो एंड द नंबर ऑफ शिप्स हैंडल्ड। एक पतन के महत्व को नौभार के आकार और निपटान किए गए जहाज़ों की संख्या द्वारा निश्चित किया जाता है। The quantity of cargo handled by a port is an indicator of the level of development of its hinterland.
तो एक पतन द्वारा निपटाया नौभार उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक है। सैन फ्रांसिस्को द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड हार्बर इन द वर्ल्ड। तो ये सैन फ्रांसिस्को विश्व का सबसे बड़ा स्थल रोध पतन है, यानी कि पोर्ट है। देख सकते हैं आप लोग। टाइप्स ऑफ पोर्ट यानी कि पतन के प्रकार। जनरली पोर्ट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ट्रैफिक विच दे हैंडल। सामान्यतः पतनों का वर्गीकरण उनके द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार किया जाता है। टाइप्स ऑफ पोर्ट अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल। निपटाए गए नौभार के अनुसार पतनों के प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। पहला है इंडस्ट्रियल पोर्ट यानी कि औद्योगिक पतन। दिस पोर्ट्स स्पेशलाइज इन बल्क कार्गो लाइक ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल्स एंड सिमिलर मटेरियल्स। ये पतन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इस प्रकार के पदार्थ। सेकेंड है कमर्शियल पोर्ट्स यानी कि वाणिज्यिक पतन। These ports handle general cargo, packaged products and manufactured goods. These ports also handle passenger traffic. ये पतन सामान्य नौभार, संवेष्टित उत्पादों तथा विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। ये पतन यात्री यातायात का भी प्रबंध करते हैं। यहाँ पे लेनिनग्राड का वाणिज्यिक पतन यानी कि कमर्शियल पोर्ट का फिगर दिया गया है। बढ़ते हैं अपने थर्ड टाइप की ओर, यानी कि कंप्रीहेंसिव पोर्ट्स यानी कि विस्तृत पतन। सच पोर्ट्स हैंडल बल्क एंड जनरल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम्स। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट पोर्ट्स आर क्लासिफाइड एज कंप्रीहेंसिव पोर्ट्स। ये पतन बड़े परिमाण में सामान्य नौभार का थोक में प्रबंध करते हैं। संसार के अधिकांश महान पतन विस्तृत पतनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब बेसिस ऑफ लोकेशन ले लेते हैं। पहले हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू कार्गो हैंडल, अब हम लोग बेसिस ऑफ लोकेशन यानी कि अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार पढ़ लेते हैं। पहला है इनलैंड पोर्ट्स यानी कि अंतर्देशीय पतन। दीज पोर्ट्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी कोस्ट। ये पतन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। दे आर लिंक टू अ सी थ्रू ए रिवर और अ कनाल। ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े हुए होते हैं। सच पोर्ट्स आर एक्सेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप्स और बार्जेस। ऐसे पतन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद द कनाल। मेम्फिस इज लोकेटेड ऑन द रिवर मिसिसिपी। राइन हैज सेवरल पोर्ट्स लाइक मैनहेम एंड डुइसबर्ग एंड कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर होगली, ए ब्रांच ऑफ द रिवर गंगा। उदाहरण के लिए मैनचेस्टर एक नहर से जुड़ा है। मेम्फिस मिसिसिपी नदी पर अब स्थित है। राइन के अनेक पतन हैं जैसे मैनहीम और ड्यूसबर्ग, और कोलकाता हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा है पर स्थित है। सेकंड होता है आउटपोर्ट्स यानी कि बाह्य पतन। दीज आर डीप वाटर पोर्ट्स बिल्ट अवे फ्रॉम द एक्चुअल पोर्ट। ये गहरे जल के पतन है जो वास्तविक पतन से दूर बने होते हैं। दीज सर्व द पेरेंट पोर्ट्स बाई रिसीविंग दोज शिप्स विच आर अनेबल टू अप्रोच देम ड्यू टू लार्ज साइज। ये उन जहाज़ों जो अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में असक्षम हैं को ग्रहण करके पैतृक पतनों का सेवाएं प्रदान करते हैं। क्लासिक कॉम्बिनेशन फॉर एग्जाम्पल इज एथेंस एंड इट्स आउटपोर्ट पिराइस इन ग्रीस। उदाहरण के लिए एथेंस तथा यूनान में इसके बाह्य पतन पिरेइस एक उच्च कोटि का संयोजन है। टाइप्स ऑफ पोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शंस यानी विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पतनों के प्रकार। फर्स्ट है ऑयल पोर्ट्स यानी कि तेल पतन। दीज पोर्ट्स डील इन द प्रोसेसिंग एंड शिपिंग ऑफ ऑयल। ये पतन तेल के प्रक्रमण और नौ परिवहन का कार्य करते हैं। सम ऑफ दीज आर टैंकर पोर्ट्स एंड सम आर रिफाइनरी पोर्ट्स। इनमें से कुछ टैंकर पतन है तथा कुछ तेल शोधन पतन है। मार्काइबो इन वेनेजुएला, स्कीरा इन तुनिशिया, ट्रिपोली इन लेबनान आर टैंकर पोर्ट्स। अबादन ऑन द गल्फ ऑफ पर्सिया इज अ रिफाइनरी पोर्ट। वेनेजुएला में मार्काइबो, ट्यूनीशिया में एस्कीरा, लेबनान में त्रिपोली टैंकर पतन है। पर्सिया की खाड़ी पर अबादान एक तेल शोधन पतन है यानी कि रिफाइनरी पोर्ट। सेकेंड है पोर्ट्स ऑफ कॉल यानी कि मार्ग पतन यानी विश्राम पतन। These are the ports which originally developed as calling points on the main sea routes where ships used to anchor for refueling, watering and taking food items। ये ऐसे पतन हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में विकसित हुए, जहाँ पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए लंगर डाला करते हैं। Later on they developed into commercial ports. Aden, Honolulu and Singapore are good examples। बाद में वे वाणिज्यिक पतनों में विकसित हो गए। एडन यानी अदन, होनोलुलु तथा सिंगापुर इसके अच्छे उदाहरण हैं।
थर्ड है पैकेट स्टेशन, यानी कि पैकेट स्टेशन, दीज आर ऑल्सो नोन एज फेरी पोर्ट्स, इन्हें फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है। दीज पैकेट स्टेशन आर एक्सक्लूसिवली कंसर्न विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एंड मेल अक्रॉस वाटर बॉडीज कवरिंग शॉर्ट डिस्टेंस। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन आवागमन से जुड़े होते हैं। दीज stations occur in pairs located in such a way that they face each other across the water body, example Dover in England and Calais in France across the English Channel। ये स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि वे जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं। उदाहरण के लिए इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कलाइस। एंट्री पोर्ट्स यानी कि आंत्रपो पतन, दीज आर कलेक्शन सेंटर्स वेयर द गुड्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर एक्सपोर्ट। ये वे एक तरन केंद्र हैं जहां विभिन्न देशों से निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती हैं। सिंगापुर इज एन एंट्री पोर्ट फॉर एशिया, रोटरडैम फॉर यूरोप एंड कोपेनहेगन फॉर द बाल्टिक रीजन। सिंगापुर एशिया के लिए एक आंत्रपोपतन है, रोटरडैम यूरोप के लिए और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंत्रपोपतन है। फिफ्थ है नवल पोर्ट्स यानी कि नौसेना पतन, दीज आर पोर्ट्स विच हैव ओनली स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ये केवल सामाजिक महत्व के पतन है। दीज पोर्ट्स serve warships and have repair workshops for them. Kochi and Karwar are examples of such ports in India. ये पतन युद्धक जहाज़ों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। कोची तथा कारवाड़ा भारत में ऐसे पतन के उदाहरण हैं। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा अच्छे से। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।